नमस्कार दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था भू संसाधन तथा कृषि और इस पर अपन ने ऑलरेडी 2 वीडियो में काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया था। आज अपन पार्ट 3 में ये जानने वाले हैं साझा संपत्ति संसाधन, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, और दूसरा टॉपिक हमारा आज ये रहेगा भारत में फसल ऋतु। तो शुरू करते हैं वीडियो को। आपका सिर्फ यही कार्य है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें और ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो बना रखी है, उनका लिंक है ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हो। तो शुरू करते हैं। साझा संपत्ति संसाधन, भूमि के स्वामित्व के आधार पर इसको 2 वर्गों में बांटा गया है। यानी किसके आधार पर? स्वामित्व के आधार पर। और स्वामित्व का मतलब क्या होता है? अधिकार। अधिकार, ठीक है। तो स्वामित्व का मतलब क्या होता है? अधिकार। तो अधिकार के आधार पर 2 वर्गों में बांटा गया है, आप ये भी बोल सकते हो। और स्वामित्व के आधार पर 2 वर्गों में बांटा गया है, ये भी आप बोल सकते हो। दोनों आपके सही होंगे। और ये 2 वर्ग कौन कौन से हैं ये भी देख लो। पहला वर्ग है निजी भू संपत्ति और दूसरा साझा संपत्ति संसाधन। तो ये 2 वर्ग हैं साझा संपत्ति संसाधन के। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब इनके एक एक करके वर्णन देखेंगे कि क्या होता है निजी भू संपत्ति भूमि, और दूसरा ये देखेंगे साझा संपत्ति संसाधन कहते किसे है। ऐसे ही थोड़ी पूरी चीज अपन को क्लियर होनी चाहिए। निजी भू संपत्ति निजी भू संपत्ति जो भूमि होती है उस पर अधिकार होता है व्यक्तियों का। यानी ये जो भूमि होती है वो व्यक्तियों का निजी स्वामित्व होता है, या आप बोल सकते हो ग्रुप सदस्यों का स्वामित्व होता है। यानी इस प्रकार की जो भूमि होती है उस पर किसी सरकार का अधिकार नहीं होता है, किसी राज्य की सरकार का उस पर नियंत्रण नहीं होता है। उसमें उस भूमि पर व्यक्तियों का अधिकार होता है। जैसे मान लीजिए 4 व्यक्ति हैं, ध्यान से समझने का प्रयास करना। 4 व्यक्ति हैं और उन्होंने मिलकर एक भूमि को खरीद लिया पैसे मिलाकर। उन चारों ने एक भूमि को खरीद लिया पैसे देकर, और उस भूमि पर चारों का समान अधिकार होगा। यदि वो मिलजुल कर रहना चाहते हैं तो उस भूमि पर चारों का समान अधिकार होगा, उस पर किसी सरकार का अधिकार नहीं होगा। वो ही ये भूमि है निजी भू संपत्ति भूमि, उसे ही कहते हैं। आपको यहाँ पर भी समझ में आ गया होगा कि व्यक्तियों का निजी का मतलब खुद का, और स्वामित्व का मतलब मैंने बता दिया अधिकार। यानी व्यक्तियों का स्वयं का अधिकार होता है, या ग्रुप मान लो, ग्रुप के आधार पर मैंने ये 4 व्यक्तियों का जो ग्रुप होता है, मैं उदाहरण के तौर पर आपको समझा दिया है मैंने कि 4 व्यक्तियों का मान लीजिए ग्रुप है तो उसका स्वामित्व होता है। तो इस प्रकार उसे क्या कहते हैं? निजी भू संपत्ति के अंतर्गत वो भूमि आएगी। दूसरा देखो साझा संपत्ति संसाधन। साझा संपत्ति संसाधन क्या होता है? जिस पर राज्य का स्वामित्व होता है, उस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होगा, किसी एक से अधिक व्यक्तियों का अधिकार नहीं होगा। इसमें आप देखोगे कि 1 से या 2-3 व्यक्तियों का अधिकार होता है, लेकिन यहाँ पर बात अलग है कि यहाँ पर राज्य का अधिकार होगा, राज्य की सरकार का अधिकार होगा। राज्य का मतलब क्या है कि राज्य की जो सरकार है उसका अधिकार होगा। और आप ये बोल सकते हो कि अलग अलग स्तर पर, जैसे ग्राम पंचायत में आप देखोगे तो ग्राम पंचायत का अधिकार होगा। पंचायत समिति पर स्तर, यानी पंचायत समिति जो स्तर होता है उस पर देखोगे तो पंचायत समिति का अधिकार होगा। तहसील पे जाओगे तो तहसील का अधिकार होगा। तो किसी एक व्यक्ति का इसमें अधिकार नहीं होता है, यहाँ पर दे रखा है राज्यों का स्वामित्व होता है। और आगे आप इसकी और विशेषता देखना चाहो तो ये सामुदायिक उपयोग, यानी ये जो भूमि होती है
यहाँ पर नाम से ही पता लग रहा है आपको कि साझा संपत्ति संसाधन, यानी साझा में है, सबका अधिकार है उस पर। तो ये सामुदायिक उपयोग में ये भूमि आती है, यानी जिस स्थान पर ये भूमि है नियंत्रण में तो सरकार के रहेगी, लेकिन उसका उपयोग सभी कर सकते हैं। सामुदायिक उपयोग का मतलब समाज के सभी लोगों के वो भूमि काम आएगी। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा साझा संपत्ति संसाधन पर अधिकार किसका होता है, और काम यानी उस भूमि को काम कौन कौन ले सकता है वो भी मैंने बता दिया है। अब अपन एक चीज और देखने का प्रयास करेंगे, उपलब्ध, यानी हमें साझा संपत्ति संसाधन से क्या क्या उपलब्ध होता है वो देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर दे रखा है पहला कि पशुओं के लिए चारा, यानी पशुओं के लिए चारा हमें इस भूमि से मिल जाता है। ठीक है, पशुओं के लिए चारा हमें इस भूमि से मिल जाता है। दूसरी चीज क्या मिलेगी, घरेलू उपयोग हेतु ईंधन, यानी घर में जो अपन लकड़ियां जलाते हैं वो ईंधन भी साझा संपत्ति संसाधन से ही प्राप्त हो जाएगा हमें। और तीसरी चीज हमें मिलेगी फल, रेशे और औषधीय पौधे, यानी अपन को फल भी मिल जाएंगे, रेशे भी मिल जाएंगे और औषधीय पौधे आते हैं। ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो हमें साझा संपत्ति संसाधन से प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, और इसमें एक और चीज लिख लेना कि इस प्रकार की जो भूमि होती है वो ज्यादा उपयोगी किसके लिए होती है, ज्यादा लाभदायक होती है भूमिहीन किसानों के लिए। जो छोटे किसान होते हैं भूमिहीन किसान, इन किसानों को ज्यादा लाभ होता है इस प्रकार की भूमि से, यानी इनके आप ये बोल सकते हो कि जीवन यापन का साधन अपन मान सकते हैं। जीवन यापन का साधन भूमिहीन किसानों, ये जो छोटे भूमिहीन किसान हैं जिनके पास में भूमि नहीं है, उनके जीवन यापन का साधन अपन इस प्रकार की भूमि को मान सकते हैं साझा संपत्ति संसाधन। आप ये भी मान सकते हो कि महिलाएं हैं ना जो चारे के लिए इस पर निर्भर रहती हैं, यदि इस प्रकार की भूमि नहीं है तो उनको दूर दूर जाना पड़ेगा, दूर दूर भटकना पड़ेगा चारे के लिए। घर में लकड़ियाँ जो जलाने के काम आती है उनके लिए दूर दूर उनको जाना पड़ेगा। तो महिलाओं की कठिनाइयाँ हैं ना जो इन पर निर्भर करती है। यदि साझा संपत्ति संसाधन की जो भूमि है उस गांव में स्थित है तो उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन दूर स्थित है तो उनको दिक्कत जरूर आएगी, क्योंकि चारा इकट्ठा करना और लकड़ियाँ इकट्ठा करना अधिकतर महिलाओं का काम है और उनको ही करना पड़ता है। पुरुष अपना काम करते हैं कमाने का, बच्चों को पालने के लिए जो धन कमाया जाता है वो अधिकतर पुरुष ही कमाते हैं, तो उनका काम होता है धन को कमाना और महिलाओं का काम होता है घर को चलाना। तो चारे की व्यवस्था वही करते हैं। आजकल तो धन के द्वारा ही चारा खरीद लिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्लियर ही हो गई होंगी। हमने ये टॉपिक क्लियर कर लिया, साझा संपत्ति संसाधन हमने क्लियर कर लिया है टॉपिक। अब आगे बढ़ते हैं। भारत में फसल ऋतु, ये क्या चीज़ है? भारत में फसल की ऋतु पढ़ेंगे कि कौन कितनी ऋतुएं हैं भारत में, कितनी ऋतु हैं फसल की। ठीक है, तो भारत की जो फसल ऋतु है वो 3 भागों में बांटी गई है, 3 प्रकारों में हमने विभाजित किया है फसल ऋतु को। ठीक है, इसके बाद में देखो ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं। पहला प्रकार है खरीफ फसल। ठीक है, इसके बाद में आप देखोगे रबी फसल, और इसके बाद मैंने फसल लिख नहीं रखा है यहाँ पर ऐसे ही। और तीसरा जो है ना जायद फसल। ठीक है, 3 प्रकार की फसलें होती हैं भारत में, और फसल की जो ऋतु है 3 प्रकार की होती है। ठीक है, यदि आपको कोई क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम में आ जाए कि
भारत में फसल ऋतु के कितने प्रकार हैं? तो आप 3 बताओगे। नाम लिखने को बोल रहा है तो आप नाम भी लिख सकते हो, खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल। ठीक है, अब इनका एक एक वर्णन देखने वाले हैं, क्या क्या चीजें हैं इसमें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। खरीफ फसल, इसमें कौन कौन सी फसल आती है? आपके सामने लिख रखा है, चावल आएगा, कपास आएगी, ज्वार आएगा, बाजरा आएगा और अरहर ये फसल भी आएगी। तो आप देख रहे होंगे कि एक ट्रिक है इसको याद करने का, काफ़ी कुछ चीज़ें याद हो जाएंगी आपको। खरीफ में 3 अक्षर हैं तो सारे में आपको 3-3 अक्षर देखने को मिलेगी। इसमें 4 है तो आप घबराना मत कि 4 भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें 3 अक्षर है, चावल में, कपास में 3 है, ज्वार में, बाजरे में, अरहर में भी 4 अक्षर है। तो अधिकतर आपके जो खरीफ के जो फसलें हैं वे जो फसलें होती है ना, जो 3 अक्षरों से मिलकर बनी है, ये एक प्रकार से आप ट्रिक ही मान सकते हो इसको। यानी इस आइडिया से आप इनको याद कर लेना। हर फसल 3 अक्षरों पे आती है। देखो, चावल 3 अक्षरों पे, कपास, ज्वार, बाजरा, अरहर। ठीक है, तो इसमें ये सारी फसलें आती है खरीफ की फसल में। आगे देखोगे आप कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ बोई जाती है। यानी खरीफ की जो फसल है, यानी चावल, कपास, ज्वार, बाजरा, अरहर, ये सारी की सारी फसलें हैं ना, जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ बोई जाती हैं। आपको पता होगा कि भारत में मानसून 15 जून या 14 जून के आसपास भारत में प्रवेश कर जाता है। तो भारत में ये जो सिरा देख रहे हो ना, दक्षिणी सिरा है और यहाँ से टकराती हैं मानसून। यानी मानसून है ना, जो यहाँ से टकराता है और ये टकराने के बाद में 2 दिशाओं में विभक्त हो जाता है। एक दिशा तो इधर चल जाती है, एक इधर। यानी यहाँ से प्रवेश करता है, एक तो यहाँ से अंदर चला जाता है ये सीधा का सीधा, और ये एक यहाँ से चला जाता है। तो इस प्रकार ये जो मानसून है ना, ये प्रवेश करता है। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून यानी उत्तर दिशा है, ये पूर्व दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये पश्चिम दिशा है। तो दक्षिण पश्चिम कौन सा हुआ? दक्षिण पश्चिम, यानी ये दक्षिण है, ये पश्चिम है। ठीक है, तो यहाँ से दक्षिण पश्चिम ये हो गया। तो यहाँ से जब ये मानसून प्रवेश करती है तो इस प्रकार की फसल बोई जाती है। यानी जब ये मानसून यहाँ से प्रवेश करेगा, यहाँ से ऐसे कि ऐसे प्रवेश कर जाएगा, तब ये फसल बोई जाती है, खरीफ की फसल। ये समझाने का प्रयास इसमें किया गया है। ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूँ। इसमें और कुछ चीज़ें भी आपको समझानी पड़ेगी तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो चीज़ें समझ में आ गई। और इसका समय क्या है? खरीफ की जो फसल होती है वो कितने समय में बोई जाती है और कितने समय में काट ली जाती है, वो देखने का प्रयास करेंगे। समय इसका है जून, यानी जून और जुलाई, यानी जून और जुलाई। जून और जुलाई में तो बोई जाती है, यानी पौधे लगा दी जाती हैं, फसल बो दी जाती है। लेकिन अक्टूबर में है ना, जो इसकी कटाई कर दी जाती है। यानी जून से लेकर अक्टूबर तक इसका कार्यकाल होता है खरीफ की फसल का। यानी इसमें ही उगाई जाती है, पककर तैयार हो जाती है और अक्टूबर के महीने में इसको काट लिया जाता है। तो समय ये हो जाएगा। ठीक है, आगे आप देखो, यदि आपके पास में इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए कि भारत में फसल ऋतु के प्रकारों को दर्शाते हुए इनका वर्णन कीजिए, तो आप ये सारा का सारा वर्णन है ना जो लिख देना। ठीक है, इसके बाद में रबी की फसल देखते हैं। रबी की फसल में गेहूं, चना, सरसों। ठीक है, गेहूं, चना, सरसों इसकी मुख्य फसलें हैं रबी की फसल। ठीक है, इसका समय क्या है? अक्टूबर से लेकर नवंबर तक इसका समय है। यानी अक्टूबर और नवंबर कौन सी ऋतु आती है भारत में? शरद ऋतु आती है, यहाँ पर लिख रखा है। यानी शरद ऋतु
में रबी की फसल बोई जाती है और मार्च और अप्रैल में पककर तैयार हो जाती है, उसको काट लिया जाता है। तो इसका कार्यकाल कितना हो गया? अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक इसका कार्यकाल हो गया। अक्टूबर को शरद ऋतु प्रारंभ हो जाती है, तो अक्टूबर और नवंबर से स्टार्ट होकर मार्च और अप्रैल तक इस प्रकार की फसल बोई जाती है। आगे आप देखो जायद फसल, ये अल्पकालीन ग्रीष्मकालीन फसल ऋतु है। इसका मतलब ये है कि अल्पकालीन का मतलब ये कम समय में ही पककर तैयार हो जाती है, काट ली जाती है। ठीक है, इसमें क्या क्या आएगा वो भी मैं समझाने का प्रयास करूंगा आपको। ग्रीष्मकालीन यानी गर्मियों में बोई जाने वाली इस प्रकार, यानी गर्मियों में ये बोई जाती है, इसलिए यहाँ पर ग्रीष्मकालीन, यानी ग्रीष्म का मतलब गर्मी और कालीन का मतलब समय। ठीक है, तो गर्मियों के समय इस प्रकार की फसलें बोई जाती है और कम समय में ही इसका पूरा काम तमाम हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आती हैं आप देख सकते हो। तरबूज, खीरा, ककड़ी, सब्जियां, चारा फसल। आप देख सकते हो तरबूज, खीरा, ककड़ी, सब्जियां ये कब बोई जाती है? गर्मियों में चलती है, गर्मियों के सीजन में ही तो चलती है ये। तो ये कितने समय होती है? 2-3 महीने होती होंगी ज़्यादा से ज़्यादा, 2 महीने ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये अल्पकालीन होती हैं। ठीक है, तो चीज़ें आपको पूरी की पूरी क्लियर हो गई होगी। अब एक चीज़ यहाँ पर समझने की बात है कि ये जो सारी की सारी फसलें हैं वो भारत में किस हिस्से में बोई जाती हैं। तो ये जो आपका मैप बना हुआ है इसमें है ना, जो ये जो सारी की सारी फसलें हैं ना वो उत्तरी भारत प्लस आंतरिक भारत, यानी भारत में जो जितनी भी फसल होती हैं, भारत में खरीफ, रबी, जायद, ये सारी की सारी फसलें हैं ना जो उत्तरी भारत और आंतरिक भारत में बोई जाती हैं। उत्तरी भारत आप सभी को पता है, उत्तरी भारत ये सारा का सारा उत्तरी भारत आ जाएगा। ठीक है, ये सारा का सारा उत्तरी भारत आ जाएगा। ठीक है, उत्तरी भारत ये आ गया आपका। ठीक है, और ये बोल रहा है कि आंतरिक भारत ये बीच का भारत देख लो, ये सारा का सारा ये यहाँ तक। आपको ये जो दक्षिणी भारत है यहाँ पर आपको बहुत ही कम, यानी ये जो भारत है यहाँ पर आपको कृषि है ना बहुत ही कम देखने को मिलेगी। उत्तरी भारत और आंतरिक भारत में आपको फसलें अधिक देखने को मिलेंगी। जैसे आपको यहाँ पर आप देखोगे कि उत्तर प्रदेश, बिहार और ये जो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, ये सारी की सारी यहाँ पर असम आ जाएगा। ये सारी के सारे जो राज्य हैं वहाँ पर इस प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। ध्यान रखना दक्षिणी भारत में बहुत ही कम फसलें बोई जाती हैं, ना मात्र के बराबर यहाँ पर फसलें बोई जाती हैं। अधिकतर फसलें हैं ना जो उत्तरी भारत और आंतरिक भारत में सबसे ज़्यादा फसलें बोई जाती हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।